इस लेक्चर में जो है ना हम कवर करेंगे आयज़ा आरसा आयज़ा 800 जो है ना ये बेसिकली आयज़ा 700 से ही यानी कि दोनों तकरीबन सेम ही है। कुछ चीज़ें दोनों में डिफरेंस है जो इस स्टैंडर्ड में मैं यहाँ पर जो ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है इसमें मैं बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ें डिफरेंस है आयज़ा 700 से। अब आयज़ा 800 जो है ना ये है स्पेशल मतलब कि आयज़ा 700 हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना यूज़र्स के लिए बनी जाती है और वो जो बनी चाहिए जिस तहत बनाई जाती है ना यूज़र्स के लिए उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब आयज़ा 700 बोलता था कि हमारे पास फ्रेमवर्क के दो टाइप्स होते हैं। एक फ्रेमवर्क होता है जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस का मतलब ये है कि वो सही हमारे पास सारे यूज़र्स के लिए क्या होगा हमारे पास होगा। कुछ होता है स्पेशल, कुछ स्पेसिफाई यूज़र्स के लिए होता है। जनरल पर्पस का मतलब है कि जनरल पब्लिक के लिए वो यूज़र यानी कि वो फाइनेंशियल्स हो उस पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बनस्पत स्पेसिफाई यूज़र से स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से। मतलब ये है कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, डिस्क्लोज करनी पड़ती है फाइनेंशियल्स में और उस पर हम तकरीबन जो है ना कंप्लीट फाइनेंशियल सॉरी कंप्लीट आईएफआरएस जो है ना अप्लाई करते हैं। जबकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में हम जो है ना कंप्लीट आईएफआरएस यूज़ नहीं करते। इसमें जो है ना कुछ आईएफआरएस यूज़ करते हैं, कुछ जो है ना उसके स्पेशल पर्पस होने की वजह से जो है ना जो उसके यूज़र्स को चाहिए ना वो हम यूज़ करते हैं इस फ्रेमवर्क में, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में। अब जो आयज़ा हेडर है ना ये हमारे पास डिस्कस करता है कि हमने जब स्पेशल पर्पस यूज़र्स के लिए हम कोई क्या बनाएं फाइनेंशियल क्या नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई हो किसी स्पेशल पर्पस यूज़र के लिए। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद मैनेजमेंट हमारे पास आए ऑडिट के लिए कि इसका ऑडिट करके तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के फाइनेंशियल्स का तो वो कैसे ऑडिट किया जाए, ये इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करता है कि उसका ऑडिट कैसे किया जाए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस के लिए के फ्रेमवर्क के तहत बनी हो। और जो है ना फिर उसका हम ऑडिट कैसे करें वो जो है ना 800 में हमें बताता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर हमारे पास शुरू में ही लिखा हुआ है दिस आयज़ा डील विथ special consideration in application to those ISAs to the audit of financial statement prepared in accordance with the special purpose framework। ये आयज़ा उन रूल्स और उन आयज़ाज की एप्लीकेशन के बारे में हमें क्या करता है बताता है जो स्पेशल पर्पस के फाइनेंशियल के स्पेशल पर्पस बनाने के तहत उस पे लगते हैं जो अप्लाई होते हैं उसके ऊपर। अब जो है ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना स्पेशल पर्पस वाली ये भी कंप्लीट सेट होती हैं। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 6 ही चीज़ें होंगी इस पे। यानी कि बैलेंस शीट होगा, उसके अलावा जो है ना पीएनएल होगा, कैश फ्लो होगा, चेंज इन इक्विटी होगा, नोट्स अकाउंट होंगे और जो है ना मे बी क्या नाम है 6 चीज़ जो ये होती है कंपेरिजन के लिए लास्ट ईयर का उसका बैलेंस दिए जाए तो वो भी हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल्स पे अप्लाई होता है। बट इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ना ये आयज़ा अगर डिटेल में देखा जाए तो थोड़ा सा उससे थोड़ा आयज़ा 700 से चेंज है। बेसिकली आयज़ा 700 बहुत ज़्यादा बड़ा है, आयज़ा 800 इतना बड़ा नहीं। बट इसमें कुछ डिटेलिंग है जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा है रिकॉर्ड। तो वो जो है ना मैं उसमें बताऊँगा कि इसमें डिटेलिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो आयज़ा 700 से इसको अलग करती है। एक तो सबसे पहली डिटेल हम जो इसकी बाइफरकेशन है वो ही है स्पेशल पर्पस की। आयज़ा 700 जनरल पर्पस पे लगता है, ये स्पेशल पर्पस के लिए लगता है। अब इस आयज़ा का मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है कि इस आयज़ा में क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, यानी कि सारा आयज़ा किसके ऊपर है। तो इस आयज़ा में 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले अगर तो कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे क्या नाम है फाइनेंशियल्स बने, फाइनेंशियल यूज़र ने बनाई स्पेशल पर्पस पे हमारे पास लेके आया ऑडिट के लिए, तो क्या उसको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो यहाँ पर ये बताएगा। दूसरा, अगर हमने एक्सेप्ट कर दिया तो उस ऑडिट को प्लान कैसे करें, जैसे कि जनरल 700 वाले जनरल पर्पस वाले फ्रेमवर्क के तहत ऑडिट प्लान होता है ना जिसमें हमारे पास तकरीबन 4 स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। मे बी 5वां भी यूज़ होता है पर 4 जो है ना ये नहीं यूज़ होते। एक है 300 आया था 300, दूसरा 315 रिस्क वाला और दूसरा 320 और 330।
मटीरियलिटी और रिस्पांस और रिस्क, ये चार आयजा जो ना प्लानिंग जनरल पर्पस के क्या नाम है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में यूज़ होती हैं उसके ऑडिट के लिए। तो यहाँ पर भी ना यूज़ तो वही आयजा होंगे, बट उन उसके इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो जो है ना यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फिर आखिरी स्टेप जो है ना, अगर उस पर हमने ये सारी चीज़ें एविडेंस कलेक्ट कर लिया स्पेशल पर्पस पे, तो उसको जो है ना रिपोर्ट, उसमें हमारी रिपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी जब हमने रिपोर्ट देनी है स्पेशल पर्पस पे। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है वो इस पे आया है रिपोर्ट पे, कि जो है ना पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो रिपोर्ट के ऊपर ही है कि स्पेशल पर्पस की रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो जनरल पर्पस की रिपोर्ट में नहीं है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आए हैं, दो दो या तीन क्वेश्चन आए होंगे, वो इसके ऊपर आए हैं रिपोर्ट के ऊपर। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास पे। सबसे पहले जहाँ डेफिनेशन देखते हैं, ये भी डेफिनेशन स्पेशल पर्पस की, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा होता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ऐसा ही होता है कि जो स्पेसिफिक यूज़र के लिए बनाई जाए, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जिसके तहत फाइनेंशियल बनी जाए, बट वो जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाए वो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए ही बनाया जाए। और जो है ना उस वो इसलिए बनाया जाए ताकि उस स्पेशल यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल, उस इंफॉर्मेशन को उसके बेसिस पे रखे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाई जाए, ताकि जो है ना हमारे पास स्पेशल पर्पज़ यूज़र्स को वो इंफॉर्मेशन क्योंकि चाहिए, तो उसके बेसिस पे जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाए तो उसको हम स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब इसमें जो है ना एग्जाम हमारे पास बुक में जो है ना चार एग्जाम्पल दी गई हैं कि ऐसे कौन से फ्रेमवर्क हैं जो स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क कहा जाएगा। सबसे पहले एग्जाम में हमें ये देखना है कि ये जो है स्पेशल क्या नाम है फाइनेंशियल्स का जिसका हमें ऑडिट मिला है, क्या स्पेसिफिक यूजर्स के लिए या जनरल यूजर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। अगर तो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए तो फिर जो है ना ये स्पेशल फ्रेमवर्क के तहत अकाउंट किया जाएगा। बट अगर जो है ना हमारे पास कोई वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरल यूज़र के लिए, तो फिर वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क देखा जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखनी है कि क्या वो इन चारों में से तो नहीं है। अगर इन चार में से है तो फिर भी स्पेशल पर्पस ही माना जाएगा। अब ये चार स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन से हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ओनली ऑन कैश आर पेमेंट बेसिस। यानी कि हमने नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, बट जो है ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बन रही है। तो ये नॉर्मली बनती है क्रेडिट रेट को, जब हम लोन लेते हैं ना तब हमारे पास ये बनाते हैं का कैश फ्लो बनाते हैं, बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरा है टैक्स पर बेसिस अकाउंटिंग। ये था नॉर्मली एफबीआर के लिए कोई हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके बेसिस पे हमारे पास यूजर्स क्या नाम है मैनेजमेंट बनाती है, फिर उसको ऑडिट कराती है। इसी तरह से रेगुलेटर कुछ रिक्वायरमेंट उसको दे देता है, तो उसके तहत कुछ जो है ना हमारे पास रेगुलेटर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट करानी होती है, उसके लिए बेसिस पे भी हमारे पास स्पेशल पर्पस के बेसिस पे बनती है। इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी हमारे पास कोई बन सकती है, जैसे कि हमने किसी से ग्रांट लेनी हो तो उस ग्रांट को सेटिस्फाई होने के लिए वो बोलेगा कि अपने फाइनेंशियल पोजीशन बना के आओ इस बेसिस पे, या ये चीज़ें करके आओ। तो उस बेसिस पे हम जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसको देंगे। तो इसको भी हम क्या नाम है स्पेशल पर्पस बोलेंगे। अब जो ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की फाइनेंशियल्स होती हैं ना, ये हमारे पास क्या होती है कि इसमें हो सकता है कि कंप्लीट आईएफआरएस यूज़ हो। ठीक है, कंप्लीट आईएफआरएस जो है ना हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो है ना कंप्लीट आईएफआरएस इस्तेमाल हो, और ऐसा भी हो सकता है कंप्लीट आईएफआरएस इस्तेमाल ना हो। तो नॉर्मली जो है ना जो प्रैक्टिकली देखा गया है वो जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है ना उसमें कंप्लीट आईएफआरएस यूज़ नहीं होते जो फाइनेंशियल्स बनाई जाती। तो इसके रिलेटेड जो है ना ये पैरा नंबर A2 में जो है ना एप्लीकेशन 2 में कुछ नोट लिखा हुआ है, उसको रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। There may be circumstances where the special purpose framework is based on financial reporting framework established by the authorized or recognized standard setting organization or bar regulation, but does not comply with all requirements of that framework. इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई स्पेस अथॉरिटी या रिकग्नाइज स्टैंडर्ड के तहत उसका फ्रेमवर्क स्टेब्लिश किया जाए या लॉ के तहत जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो, बट उसमें ज़रूर नहीं है कि वो जो है ना उस फ्रेमवर्क के जो उसके लिए बनाया गया है उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल करे, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस स्पेशल पर्पस में जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है ना उसको फुलफिल नहीं किया जाए, बट इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड की जाए वो सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए वो उसको मीट किया जाए। जैसे कि
हमारे पास बैंक के केस में है, बैंक जो है ना हमारे पास अभी बैंक के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो IS A7 के तहत ही बनाएंगे, और उस पर रूल जो लगेंगे वो इन्वेंट्री वगैरह के सारे लगेंगे। बट उसमें वो बैंक हमें ये बोल सकता है कि इन्वेंट्री का जो मेथड है ना, अब IFRS तो बोलता है हमारे पास जो है ना WTB यानी कि एवरेज मेथड जो है ना वो इन्वेंट्री का लगाओ, बट बैंक बोलता है नहीं फीफो लगाओ। तो वो जो है ना हमारे पास क्या हो सकता है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि उनके बेस पे जो हम स्पेशल पर्पस में ये देखा जाएगा कि IFRS जो बोलता है उसको इतना नहीं फोकस किया जाएगा, बट जो यूजर्स की डिमांड है ना उसको फोकस किया जाएगा, यूजर्स क्या चाहते हैं उसके तहत। तो इसके रिलेटेड ये एक मैंने एग्जाम्पल भी बनाई है, इस एग्जाम्पल में यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गारमेंट्स को इंपोर्ट करती है ना, अब उसने जो है ना लोन लेना है एक बैंक से। तो बैंक ने उसको रिक्वायर किया है कि अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबमिट करो, स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी, ये तीन चीज़ें सबमिट करो। अब IFRS अगर इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो IFRS बोलता है कि हमारे पास कंप्लीट IFRS पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि इस पे जो है ना डिड नॉट प्रिपेयर चेंज इन इक्विटी, ये भी प्रिपेयर नहीं करना है। मे बी ऐसा हो सकता है कि EPS वाले डिस्क्लोजर इस पे नहीं दे जो बैंक के लिए बन रही है, ये भी हो सकता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इसके लिए नहीं है, वो भी इसमें नहीं मौजूद हो। इन्वेंट्री की मेजरमेंट का स्पेशल मेथड भी यूज़ किया जाए। तो इसका सिंपल ये है कि जो है ना इस वाले केस में आई बैंक ने बोला तो सही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना के दो, बट अभी जो है ना बैंक अपना एक फ्रेमवर्क बताएगा कि ये चीज़ें हो। तो ये जो जैसे कि चेंज इन इक्विटी, इसका कोई लेना देना नहीं है बैंक से, EPS से कोई लेना देना नहीं है, इसी तरह रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये उसने मना कर दिया कि ये चीज़ें नहीं बनाओ। तो हम स्पेशल पर्पज बेसिस पे हम ये इसको इंक्लूड करेंगे, सॉरी एक्सक्लूड करेंगे, और जो बैंक बोलेगा ये स्पेशल यूज़र, उसके बेसिस पे हम जो है ना जो वो बोलेगा उसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल बना के दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया जनरल चीज़ें हमारे पास स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टूडेंट के तहत। अब जो है ना पहले स्टेट पे चलते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑडिट आता है, कोई मैनेजमेंट आती है हमारे पास कि हम जो है ना स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत हम में ऑडिट करके तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो इस पे यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है। अब जब भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात की जाए ना, तो ये जो बनाया जाता है ना दो तरह से ही बनाया जाता है। यहाँ तो इसको डिफाइन किया जाता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनाओ बाय लॉ और रेगुलेशन। अब कंट्री उस कंट्री के लॉ या रेगुलेशन बताती है, उसको बोलती है कि आप जो है ना वो जो इस फ्रेमवर्क के तहत भी आप जो है ना अपनी फाइनेंशियल जमा करके हमें, ठीक है। यहाँ जो है ना हमारे पास मैनेजमेंट खुद जो है ना वो फ्रेमवर्क क्रिएट करती है, और उसके बेसिस पे फिर ऑडिट कराने आती है कि हमने ये क्रिएट किया हुआ है और हम जो है ना इसको ऑडिट कराना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये पर्पज़ है। तो जब भी ऑडिट की बात हो स्पेशल पर्पज से, तो दो चीज़ों को फोकस करना है कि फ्रेमवर्क किसने बनाया है, मतलब यूजर्स कौन से, और क्या वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि है भी या नहीं। ये दो चीज़ें कंसीडर करनी है। ये हम नॉर्मल ऑडिट में भी देखते हैं, बट इसमें भी देखना है कि यूजर्स कौन है और उसने कौन सा फ्रेमवर्क बनाया है और वो एक्सेप्टेबल है क्या नहीं। अब इसमें दो तरह के फ्रेमवर्क बताता है कि अगर तो फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया हो लॉ या रेगुलेशन है उस कंट्री के, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना एक्सेप्टेबल होता है, उसको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर तो कोई फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके जो है ना हम इसमें सेम जो है ना आइदर 210 वाली जो है ना ये पांच जो है ना चीज़ें, रिलेवेंस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखेंगे क्या उस फ्रेमवर्क में ये सारी चीज़ें हैं। अगर हैं तो फिर ये एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अगर तो कोई लॉ रेगुलेशन बोलता है ना आप जो है ना ये फ्रेमवर्क हमने कंपनी को बोला है एक और आप इसके तहत बनाओ, तो उसको हम बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, वो एक्सेप्टेबल होता है। तो उसको परज्यूम एक्सेप्टेबल बनाया जाए बोला जाता है उस एंटिटी के लिए। जिसमें एक इसके लिए एक एग्जांपल ये है हमारे पास कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना सब बैंक्स को बोलता है कि आपको जो है ना इतना डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब कि अपने जो जिससे लोन दिया हुआ है जिन कस्टमर को, जहाँ जिस कंट्री ने तुमसे लोन लिया है, तो एक इक्विटी का रेशो मेंटेन करके रखो। अब जो है ना उसने एक डिफाइन कर दिया कि फ्रेमवर्क, उस इक्विटी को रेशो को वेरीफाई करने के लिए एक फ्रेमवर्क उसने डिफाइन कर दिया स्टेट बैंक ने। तो अब हमारे पास कंपनी आती है कि स्टेट बैंक की मतलब कि बैंक आती है हमारे पास कि स्टेट बैंक ने हमने ये रिक्वायरमेंट दी है, इस लॉ के तहत हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और आप इसका ऑडिट करके दो, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसका ऑडिट करेंगे। ठीक है। इसी तरह से जो है ना हमारे पास यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से यूजर्स के लिए कैसे हो सकता है, यूजर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे कि लोन लेना चाहते हैं। अब लोन लेना बैंक जो है ना बैंक
को देख के ही जो है ना यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फिर इस सीन में हमें देखना पड़ेगा क्या उस पर ये 5 चीज़ें हैं कि नहीं। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो फिर ये उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस फ्रेमवर्क को, उसका ऑडिट जो है ना हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बिना एक्सेप्टेंस पे हमें दो देखना है कि प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट मौजूद है कि नहीं, यानी कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लायबल है, क्या फुलफिल कर रही है कि नहीं करी, और दूसरा फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। वो दोनों चीज़ें यहाँ पर भी देखी जाएगी स्पेशल पर्पज़ में भी। अच्छा, उसके बाद जो है ना अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इस पे अब जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसके बाद उसकी प्लानिंग कैसे की जाए, ये इस जो है ना हमारे पास यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है। तो इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। नॉर्मली प्लानिंग में हमारे पास ये स्टैंडर्ड बोलता है कि प्लानिंग के दौरान ना आयजा 200 ये बोलता है स्पेशल पर्पस ऑडिट के लिए कि आप जो है ना जो प्लानिंग करें वो रिलेवेंट आयदास के तहत प्लानिंग करें। इसका मतलब ये है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए जो नॉर्मल जनरल ऑडिट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए स्टैंडर्ड लगते हैं ना, जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया, चाहे हमारे पास आयदा 500 हो गया, 505 होगा, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हो गया, ये सारी चीज़ें वही इस तरह से ही अप्लाई होंगी। बट चार इसमें कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड वो हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, चार तरह की जो स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें कुछ चेंजेस हैं जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ में, उसको जो है ना मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। बेसिकली चार नहीं बट 3 स्टैंडर्ड हैं जो इसके जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड में मेंशन किए गए थे। इन 3 स्टैंडर्ड में ना जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ के फ्रेमवर्क में फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड जो है ना हमारे पास वो ये है आयजा 320 मटीरियलिटी वाला। देखो, जब हम जनरल पर्पस के लिए मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं ना तो उसका यूजर्स अलग होता है, जबकि स्पेशल पर्पस के लिए हम मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं उसका यूज़र अलग होता है। तो दोनों का जो डिसीजन होगा मैनेजमेंट, दोनों की दो यूज़र का जो डिसीजन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन एटअप पे, वो दोनों का अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास के, हमने जनरल पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो उस कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना सिंपल इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो है ना 5% लेंगी और यही मटीरियलिटी होगी। इसी बेसिस पे हमने जो है ना दूसरा एग्जांपल ये लिया कि हमने जो है ना फाइनेंस स्टेटमेंट बनाई है स्पेशल पर्पस के लिए, क्योंकि हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं। अब बैंक जो है ना का मेन फोकस होगा एसिड का, एसिड कंपनी के पास कितने हैं और जिसके ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है, डेट इक्विटी रेशो क्या है, कैश फ्लोज क्या है, लोन कन्वीनियंट कंप्लायंस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या नाम है बैंक का फोकस होगा। तो इस सीन में मटीरियलिटी जो है ना हमारे पास अगर तो 2 मिलियन की भी मटीरियलिटी हुई ना, 2 मिलियन की भी कोई इन्वेंट्री में मिस्टेक हो गई तो वो भी मटीरियल की ही जाएगी। और जो है ना वो नॉर्मल जनरल पर्पस के लिए मटीरियल नहीं कही जाएगी बट बैंक के लिए मटीरियलिटी की ही जाएगी। तो इसके लिए जो है ना हम जब मटीरियलिटी कैलकुलेट करें तो स्पेशल पर्पस के लिए यूजर्स को देखना है कि यूजर्स क्या है, फिर उसके हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट अपनी अप्लाई करके उसके बेस पे मटीरियलिटी हमें देखनी है। इसी तरह से जो है ना हमें जब भी मटीरियलिटी का क्वेश्चन आए तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमसे करना चाहिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन would be important to the specific intended user of these special purpose financial statement। तो ये हमें क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक यूजर्स हैं ना उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी जो मटेरियल बनी जाएगी उसके लिए, तो उसके बेस बना के हम उसकी मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से दूसरा जो है हमारे पास इसमें एक स्टैंडर्ड है वो है हमारे पास आयदा 305। इसमें हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए रिस्क असेसमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि उसकी एंटिटी को, एनवायरनमेंट को समझते थे, उसके फ्रेमवर्क एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझते थे, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को समझते थे, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को समझते थे, उसके बाद फिर रिस्क आइडेंटिफाई करते थे जो जनरल पर्पस के लिए होता है। जबकि स्पेशल पर्पस में जो है ना हम स्पेसिफिक जो है ना रिस्क को या चीज़ों की अंडरस्टैंड नहीं लेंगे। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट की अगर तो स्पेशल पर्पस पे बेस पे बना हुआ है ना हमारे पास फाइनेंशियल, उस कॉन्ट्रैक्ट का देखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर जिसकी नॉन कंप्लायंस के ऊपर रिस्क हमें आ सकता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर टैक्स बेसिस पे तो हमारे पास ये देखेंगे कैश फ्लोज की जो इन्होंने प्रोजेक्शन की हुई है उसमें कहाँ पर रिस्क आ सकता है जिसका हमें एविडेंस लेना है। सेम चीज़ें इस पे जो है ना हम देखेंगे यूजर्स को, स्पेसिफिक यूजर्स को देख के उसके बेसिस पे हम अपने रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें स्पेशल यूजर्स को देख के ही रिस्क आइडेंटिफाई करना है स्पेशल पर्पज में। जनरल पर्पज में हम जनरली देखते थे जनरल यूजर्स को जो जिसका फोकस होता था नॉर्मली प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को के लिए जो रिस्क ही होता था उसको हम रिस्क मान लेते थे। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना हमें जनरल पर्पस देखना है कि उसका पर्पस क्या है और उसके बेसिस पे हम उसका रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अब तीसरा स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन का। अब नॉर्मली जो है ना जनरल पर्पस की कम्युनिकेशन हम करते थे दो चार्ज गवर्नेंस को, क्योंकि वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे।
जबकि स्पेशल पर्पस में हमारे पास ये होता है कि हमें देखना है कि यूजर्स कौन से हैं, और उन यूजर में से भी किसी यूजर्स को उन्होंने स्पेसिफाई किया गया है गवर्नेंस के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के, जिससे हमें कम्युनिकेशन करनी करनी चाहिए, तो उससे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। उसके लिए मैंने एग्जांपल बनाई है ये, कि जैसे कि एक कंपनी है, उसका हमने जनरल एनुअल आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है जनरल पर्पज के लिए। तो इन आईएफआरएस को जो बनाई है फाइनेंशियल में, इसको देखने वाला एक तो ऑडिट कमेटी होगी और बोर्ड डायरेक्टर होगा। तो हमें जो है ना, जो भी ऑडिट की फाइंडिंग होगी इनसे ही कम्युनिकेट करनी चाहिए। अदर दूसरे केस में ये है कि सेम कंपनी अब जो है ना, ये जो है ना ग्रांट लेना चाहती है, तो इसका जो अवर साइड होगा ना, वो प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी होगी, जो बेसिकली ये देखेगी कि ये ग्रांट अगर हमारे पास आ गया तो हमें इस पे क्या कर सकते हैं या किस तरह से होगा। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होगी, यूज़र। तो इसलिए जो है ना, फिर हमें इनसे ही बात करना लाजमी होने का, यूज़र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउ द ऑडिटर में कम्युनिकेट स्पेशल पर्पस ऑफ ऑडिट फाइंडिंग टू द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बिकॉज दे है रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर साइड दोज स्टेटमेंट्स। तो ये था हमारे पास क्या, कि जब प्लान किया जाए तो उसमें प्लानिंग में क्या चीज़ें जो है ना चेंज होती हैं जनरल से। एक तो मटीरियलिटी चेंज होती है, दूसरा रिस्क उसमें चेंज होता है, तीसरी कम्युनिकेशन। ये तीन स्टैंडर्ड्स में चेंज होते हैं, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही होती हैं जो जनरल में ही होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पास रिपोर्ट का। ये जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है ना, एग्जाम में यही पूछी जाती है। अभी जो उसने वहाँ से नहीं पूछा कि फ्रेमवर्क में हमारे पास एक्सेप्टेबल है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती है, ये नहीं पूछा उसने। ये ज़रूर पूछा है, और ये पूछता ही है, इंपॉर्टेंट है हमारे पर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पर जो है ना, सिंपल हमारे पास इसमें एक लाइन लिखी हुई है पैरा नंबर 11 में, वो ये लिखा हुआ है, जब भी हम स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क पे कोई ओपिनियन या रिपोर्ट दें, तो उस पे जो है ना सारी रिक्वायरमेंट वही लगेंगी जो 700 वाली है। मतलब ये है कि इसमें हमारे पास वही पैराग्राफ आएगा, एक इंडिपेंडेंट टाइटल आएगा कि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, फिर उसका एड्रेस ही आएगा, उसके बाद जो है ना उसके पास हमारे पास क्या डेट आती है, टाइटल आता है, ओपिनियन आता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पैराग्राफ आते हैं, वो सारे के सारे इसमें सेम ही होंगे जो आयजा 700 बोलता है। बट उस आयजा 700 के कंपेरिजन में इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो इस स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है पैरा नंबर 13 में, हाउएवर व्हेन द ऑडिटर इशूज रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क some additional information must be included in the audit report as compared to जनरल आयजा 700 की रिपोर्ट के। वो कौन सी स्पेशल जो है ना स्टेटमेंट उसमें क्या नाम है हमारे पास मेंशन की जाती है, वो ये दो हैं। ये दो चीज़ें जो है ना, ये मेंशन की जाती हैं एडिशनली हमारे पास, किससे, जनरल पर्पस से के कंपेरिजन से। और ये कहाँ पर मेंशन की जाए, ये दोनों जो है ना बेसिस ओपिनियन और ओपिनियन में भी दी जाती हैं। इन दोनों में से इंफॉर्मेशन जो बेसिस ओपिनियन या ओपिनियन में दी जाएगी। जैसे कि पहली इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है पहले के बारे में, कि पहली में क्या लिखा हुआ है, पहले में ये लिखा हुआ है, ऑडिटर रिपोर्ट शेल आल्सो डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड and if necessary intended users and refer to the note in special purpose financial statement that contain that information। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जनरली जनरल पर्पस में हम ये नहीं देखते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने का पर्पस क्या है, पर स्पेशल पर्पस में हमें उसमें बताना पड़ेगा अपने ओपिनियन में, जहाँ पे ओपिनियन की जान क्या नाम है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन का मकसद क्या था। उसके अलावा हमें उसके यूजर्स का भी रेफरेंस देना पड़ेगा कि इसके यूजर्स कौन हैं। उसके अलावा अब ये दो चीज़ें हो गई, एक पर्पस उसका बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, दूसरा उसके यूजर्स कौन से। तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है, if management has choice a financial reporting framework in the preparation of such financial statement, the explanation of management's responsibility for the financial statement also make a reference in responsibility for the determine applicable financial reporting framework is acceptable in circumstance। मतलब कि अगर तो इसने मैनेजमेंट ने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज़ किया है जिसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं स्पेशल पर्पस का, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना हमें अपने रिपोर्ट में मेंशन करनी है कि मैनेजमेंट जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फ्रेमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, जिसने ये मैनेजमेंट ने ये रेफरेंस हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत बनाया है ये, और जो है ना मैनेजमेंट मानती है कि ये फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, इसलिए जो है ना हमने इसका ऑडिट भी एक्सेप्ट किया था। तो ये जो चीज़ें हमारे पास इसमें, ये चीज़ें जो है ना एडिशनल होती हैं जनरल ऑडिट के तहत। अब उसके अलावा जो है ना ये तकरीबन एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः
एडिशनल चीज़ें हैं हमारे पास, जो हमारे पास, यानी एडिशनल का मतलब ये कि इन चीज़ों में जो है ना, इन 6 चीज़ों में जनरल ऑडिट की जो 700 वाली सीरीज, उससे ये सारी चीज़ें चेंज है। यानी कि उसमें कुछ और मेंशन किए करते थे, बट इसमें जो है ना कुछ और मेंशन करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 6 चीज़ें लिखी हैं, स्टैंडर्ड पे लिखी हुई हैं 6 चीज़ें, जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की रिपोर्ट में फ़र्क होता है। सबसे पहले फ़र्क होता है हमारे पास एमसी सबमिटर। देखो, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में हम ज़रूरत नहीं होता कि हर रिपोर्ट में हम एमसी सबमिटर दें, जबकि स्पेशल पर्पस की रिपोर्ट में हर रिपोर्ट में हमें क्या करना होता है, एमसी सबमिटर देना पड़ता है, क्योंकि एमसी सबमिटर पैराग्राफ में ये रिक्वायर्ड है कि जब भी स्पेशल पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तो उसको एमसी सबमिटर पैराग्राफ आएगा उस रिपोर्ट में। तो इसलिए जो है ना, हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में हमेशा जो है ना एमसी सबमिटर पैराग्राफ आएगा ही आएगा। ठीक है। अब इसके रीज़न क्या है? इसके दो रीज़न है हेक्सामीटर पैराग्राफ के आने के। ये दो जो रीजंस है ना, ये बेसिकली ये बताते हैं कि एमसी क्यों आएगा, ज़रूरी क्यों होता है हर रिपोर्ट की स्पेशल पर्पस ऑडिट वाली रिपोर्ट में जो है एमसी दिया जाए। सबसे पहले जो है ना रीज़न ये है कि देखो, कभी कभी यूज़र रेगुलेटर जो है ना वो भी रिक्वायर करता है कि आप स्पेशल पर्पस के लिए फ्रेमवर्क बनाओ, और वो जो है ना ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं मे बी उससे दूसरे पर्सन भी ना उसको देख के उससे इम्पेक्ट हो सकता है और उनके यूज़र में भी आ सकता है। तो इसको बचाने के लिए, इसको लिए हम क्या करते हैं, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है यूजर्स जनरल को और स्पेशल के दरमियान में। तो इसलिए जो है ना ये बोलता है कि आप जो है ना सबमिटर पैराग्राफ तो उसमें ये मेंशन करो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस यूजर्स के लिए हमारे पास इस पर्पस के लिए बनी गई है। ठीक है। तो ये हम उसको बता देंगे। जब हमारे पास रेगुलेटर हमें बोलेगा कि आप जो है स्पेशल पर्पस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी यूज फॉर पर्पस अदर देन दोज फॉर विच दे आर इंटेंडेड। इसके लिए वो बनाई गई, उससे अलावा में भी किसी और पर्पस के लिए भी वो यूज यानी कि इस्तेमाल में आ सकती हो। तो इसको बचने के लिए जिसके एग्जांपल ये है कि रेगुलर में requires certain entity to place a special purpose financial to public record. To avoid misunderstanding, auditor alter the users of the auditor reports by including a submitter explaining that the financial are prepared in accordance with special purpose framework and therefore may not be suitable for the other purpose. ठीक है। तो इसलिए एमसी सबमिटर पैराग्राफ्स में आता है कि उसको बता देता है कि ये सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए फाइनेंशियल बनाई गई है और दूसरे पर्पस के लिए मे भी ये सूटेबल नहीं हो। दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभी जो है ना, ये तो रेगुलेटर ने बता दिया, जब नॉर्मली ये जो दूसरी रिक्वायरमेंट है बैंक्स के लिए होती है, देखो बैंक्स जो अब हमारे पास बोलती है ना फाइनेंशियल बना के तो लोन वगैरह के लिए, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है हमें फाइनेंशियल्स की, ताकि दूसरों यूजर्स पे कोई इम्पेक्ट ना आए। तो स्पेशल तरह से बनती है तो उसकी रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं यूजर्स के ऊपर। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये रिपोर्ट किसी और को नहीं जानी चाहिए, वो हमें सबमिटर पैराग्राफ में हम जो है ना उसको मेंशन कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ये बोल रहा है हमारा पास कि ऑडिटर में कंसीडर इट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड that auditor report is intended solely for the specific users. Depending on law or regulator or particular jurisdiction, this may be achieved by studying distribution of use of audit report. ठीक है। तो ये उसके बेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट उसका बंद कर देगा, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए यूजर्स के दरमियान में। उसके बाद हमारे पास आता है गोइंग कंसर्न। ठीक है। गोइंग कंसर्न के रिलेटेड हमारे पास एक पैराग्राफ आता है, मटीरियल अनसर्ट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये पैराग्राफ आता है 700 वाली सीरीज में, जो हमारे पास 570 बोलता है। हमारे पास आएगा 577 जो है ना, 570 जो है वो जो है ना हमारे पास बोलता है कि जब मटीरियल अनसर्टनिटी हो या फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न बेस पे ना हो तो उस पर क्या करना चाहिए। तो जब स्पेशल पर्पस के फ्रेमवर्क के लिए जो हमारे पास फाइनेंशियल बनती है ना, ज़रूरी नहीं है कि इस पे जो है ना गोइंग कंसर्न की असेसमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। क्या पता जो यूजर्स हैं उनका फोकस इस पे ना हो, वो इससे कोई लेना देना नहीं है, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे चल रही है नहीं चल रही है। जैसे कि टैक्स पर बेसिस पे, इसमें हमें यूजर्स का ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास क्या है कि 10 महीने चलेगी 12 महीने चलेगी नहीं पे चलेगी। टैक्स पर्पस के लिए जो है ना हमें गोइंग कंसर्न की पैराग्राफ, हम अगर जो टैक्स पर्पस के लिए फाइनेंशियल में बनी हुई है स्पेशल पर्पस, तो उसमें गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ नहीं आएगा। मटीरियल चाहे मटीरियल रिलेटेड गोइंग कंसर्न हो भी या तो फिर भी नहीं आएगा।
सेम चीज़ जो है ना, ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल सर्टिलिटी पैराग्राफ आएगा कि नहीं आएगा। ये डिपेंड करेगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, जिसके तहत स्पेशल पर्पज फाइनेंस में बनी हुई है, उसकी डिस्कशन में क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न के रिलेटेड है। अगर तो जो फ्रेमवर्क है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अगर तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न की, तो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ आएगा। अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मैनेजमेंट की, तो फिर नहीं आएगा। इसके तहत ये अपोजिट में एक वर्ड लिखा हुआ है, जब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये इंक्लूड कर देगा कि जो है ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं सिर्फ उसकी चेक करूंगा, बट असेसमेंट जो है ना मैनेजमेंट खुद करती है। ये जैसे कि आइजर 570 बोलता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग की जो असेसमेंट करे, उसके बेसिस पे बेस्ट एस्टीमेट जो भी हो अपनी कैलकुलेशन करती है वो करके दे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो है ना एवल्यूशन करना इस असेसमेंट की, क्या असेसमेंट ये सही की है कि नहीं की। तो ये दो चीज़ें उसने मेंशन की हैं। अगर तो मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क उसने अडॉप्ट किया है जिसके तहत हमारे फाइनेंस स्पेशल पर्पज फाइनेंस बनी है, अगर वो रिक्वायर करता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि वो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करो, तो फिर भी जो है ना ऑडिटर अपने और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड करता है कि मैं उसकी असेसमेंट कर दूंगा। फिर तो मटेरियल सर्टिफिकेट गोइंग कंसर्न जो भी हमारे पास की रिक्वायरमेंट थी आया था 570 के तहत मटेरियल सर्टिफिकेट है नहीं है और गोइंग कंसर्न बेस पे है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है ना इस पर हम मेंशन कर देंगे, अदरवाइज इसमें मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, ये हो गया गोइंग कंसर्न। अब हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट मैटर जो है की ऑडिट मैटर। अब ये जो है ना की ऑडिट मैटर, हम अगर तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में देखें तो लिस्टेड कंपनी के केस में ये आता ही आता है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ठीक है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ लिस्टेड कंपनी के केस में हमारे पास आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए जनरल पर्पस में ये बोलता है कि ISO 700 revise required audit to communicate key audit matter in accordance with ISO 701 for audit of complete set of general purpose financial reporting of listed entity के केस में उसको रिक्वायर करता है कम्युनिकेट करो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस के लिए कंप्लीट सेट बने। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए क्या बोल रहा है ये, फॉर ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ISO 700 only applies when communication of key audit matter in the audit report on special purpose financial statement is required by law or regulator और ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड टू कम्युनिकेट द मैटर। मतलब कि अगर तो लॉ या लॉ रिक्वायर करता है, अगर तो लिस्ट कंपनी है तो उस केस में हम जो है ना हम देंगे, चाहे स्पेशल पर्पस के लिए क्यों ही हमने उसने बनाई हो। अगर अदर देन क्या नाम है लिस्ट कंपनी, तो उस केस में हम ये देखें कि लॉ या रेगुलेशन हमें बोलता है कि ये ऑडिट मीटर का पैराग्राफ आएगा कि नहीं आएगा। अगर तो नहीं बोलता तो नहीं आएगा, अगर तो बोलता है तो फिर आएगा। और दूसरा ये कि ऑडिटर खुद भी डिसाइड कर सकता है कि कम्युनिकेट करे या नहीं करे। ठीक है, की ऑडिट मीटर पैराग्राफ। तो ये पैरा नंबर 8 से 16 में जो है ना 16 में लिखा हुआ है की ऑडिट मीटर पैराग्राफ के रिलेटेड। अब चलते हैं हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन के तहत कि अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या सीन है। देखो, जनरल पर्पज फ्रेमवर्क में जो है ना ISO 720 ये रिक्वायर करता है कि ऑडिटर रीड करे अदर इन्फॉर्मेशन का जो पब्लिश की गई हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ, और उसका पर्पस ये होना चाहिए कि क्या उस अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मटीरियल अनकंसिस्टेंसी या मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो फाइनेंस स्टेटमेंट से हमारे पास अलग है या ऑडिटर के नॉलेज से अलग है। मतलब ये है कि क्या पता अदर इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई चीज़ हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं हो, जो ऑडिटर को पता ही ना हो। तो ये चीज़ें उसमें देखता है, देखने के लिए ISO 720 उसको रिक्वायर करता है। अब ये अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, चेयरमैन रिपोर्ट होती है, जनरली इसको एनुअल रिपोर्ट कहा जाता है। इस अंदर इन्फॉर्मेशन को जिसमें एनुअल रिपोर्ट होती है, जनरल डायरेक्टर रिपोर्ट और मैनेजमेंट डिस्कशन होती है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, इस सब चीज़ें। तो इसमें ऑडिटर जो है ना डज नॉट ऑडिट दिस इन्फॉर्मेशन बट रीड इट एंड कंसिडर विदर कॉन्ट्रेक्टेड विथ ही ऑडिट फाइनेंशियल, उसके साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है, बस इतना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल पर्पज में। अब चलते हैं स्पेशल पर्पज में, इसमें क्या रिक्वायर करता है हमारे पास के लिए। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑफन प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, सीचे बैंक हो गया, रेगुलेटर हो गया, लेंडर हो गया, डोनर एजेंसी के तहत। समटाइम एंटिटी इश्यूज सेपरेट रिपोर्ट टुगेदर विथ दोज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल्स। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी में प्रिपेयर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बैंक एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट एक्सप्लेन कंप्लायंस विद लोन कन्वीनियंस अटैच्ड। Even though this document is not called annual report, ISO 800 say it should be treated like annual report for the purpose of ISO 720 if it is accomplished with special purpose information and provide information about the matter in those documents। अब इसका मतलब ये है कि
जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में जो है ना हम इनके लिए बनाते हैं फाइनेंशियल्स। तो ऐसा हो सकता है कि इस इनके लिए भी कोई इंफॉर्मेशन हो, अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन हो जो इनके लिए ज़रूरी है। अगर तो वो है तो फिर तो अदर मैटर पैराग्राफ, अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ आएगा। यानी कि जैसे कि इसका अदर मैटर पैराग्राफ, अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ और की जो रिक्वायरमेंट है जनरल पर्पस के लिए भी सेम है, स्पेशल पर्पस के लिए भी सेम है, यानी कि दोनों में आएगी आएगी। अगर तो अदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो दोनों के केस में आएगी, अगर अदर इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो नहीं आएगी। सिंपल इतना है। अब हम चलते हैं हमारे पास ऑडिटर के पार्टनर का नाम, ठीक है। स्पेशल पर्पस में क्या बोलता है? स्पेशल पर्पस में ये बोलता है कि पार्टनर का नाम जो है ना लिस्ट कंपनी के केस में तो आएगा ही आएगा। अदरवाइज जो है ना पार्टनर खुद का, उसका फर्म की ऑडिटर का खुद का यानी कि मर्जी है या लॉ या रेगुलेशन उसको क्या करता है, रिक्वायर करता है तो ही उसको इंक्लूड करे, नहीं तो अदर लिस्ट कंपनी के केस में आएगा ही आएगा। ठीक है, अदर मैटर पे गया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान से सुनना, ये क्या चीज़ें लिखी हुई है इस 3-4 लाइनों में। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट जो है ना वो बोलती है कि हमें जो है ना, हाँ, एक ही ऑडिटर को बोलती जा, एक ही साल में जो है ना अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी मतलब स्पेशल पर्पस के लिए ऑडिटर कोई और होता है, जहाँ सेम ऑडिटर भी हो सकता है और अदर या जो है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए भी ऑडिटर मतलब चेंज हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो यूजर्स जो है ना हमारे पास स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो उन इंफॉर्मेशन को जो है ना हमारे पास यूज़र को बताने के लिए यहाँ पर अदर मेटा पैराग्राफ आएगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी। मतलब ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद हो, वो रिक्वायर हो हमारे पास किसके लिए, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत। तो हम जो है ना उस इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें मौजूद नहीं है, बट उस जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में मौजूद थी। तो फिर भी जो है ना अदर इन्फॉर्मेशन, अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू जो है ना ऑडिटर उसको यहाँ पर मेंशन करेगा। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ISA 800 says that when auditing special purpose finance instrument, auditor may think it is useful to refer users audit report on general purpose framework, financial purpose finance instrument, or in important में discuss in date report। इसमें ये देख सकता है कि इस यूजर्स के लिए का क्या ये यूजफुल होगा कि कुछ चीज़ जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है को कि इन यूजर्स के लिए मेंशन होगा। अगर तो है तो फिर उसको रेफरेंस कर देगा इसमें, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की रिपोर्ट में मौजूद है जो यूजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट यूजफुल हो तो उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इस मैटर में डिस्क्लोज करेगा। इसका एग्जांपल ये है कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल भी मेंशन नहीं किया हुआ है। Auditor may consider it appropriate to refer the auditor report in on special purpose finance statement to a material uncertainty relating to going concern section included in audit report on complete set of financial complete set of general purpose financial statements। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ना कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आ रहा हो, और जो है ना फिर उसको जो है ना उसका रेफरेंस देने के लिए अदर मैटर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में वो इंक्लूड करेगा, उसमें उसका रेफरेंस दे देगा ऑडिटर। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। या तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो वहाँ पर उसमें मेंशन हो जनरल पर्पस में तो वो उसको मेंशन करे, या कोई ऐसा कोई मैटर हो जो उसमें आ रहा हो तो यहाँ पर अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करके एज अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी रिक्वायर करता है कि इसमें इंक्लूड कर दो। तो ये सारा था हमारे पास क्या एज 800 जिसको मैंने यानी कि कंप्लीट करने और बताने की कोशिश की इस एक लेक्चर में।